पिछली बार जब मैं दिल्ली के मसले पर चर्चा कर रहा था इसी प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में, तो मैंने एक बात आप सभी से शेयर की थी कि आप सभी के लिए मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक प्रश्न रखा था, एक सवाल रखा था, जिसमें मैंने बड़ा सीधे तौर पर आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कोई सरकार बननी चाहिए मौजूदा राजनीतिक नंबर्स को देखते हुए या चुनाव होने चाहिए। उस समय 90% लोगों की राय जो मुझे मिली, और सिर्फ ये मेरे फेसबुक पेज का आंकड़े नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह न बना लीजिएगा, मैं सिर्फ ये आपसे शेयर कर रहा हूं। तो उस समय लोगों ने कहा कि नहीं, यहां पर चुनाव होने चाहिए। तब भी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया होता है इस मसले पर, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उस दिन के कार्यक्रम में दो प्रमुख बातें हुई थी। एक, कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने आकर सीधे सीधे आरोप लगाए थे मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके ऊपर। दूसरी, एक राणा साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि हम पूरी तौर पर चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अब ये सवाल, ये सारे कवायद, ये सब कुछ बहुत वक्त से चल रहा है। सबसे पहले आपको ये सुनाता हूं और बताता हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर 2 दिन पहले केंद्र और उपराज्यपाल को फटकार वाले सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें कुछ राहत दे दी। कहा कि वो 11 नवंबर तक सरकार गठन को लेकर ठोस कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्ट देखकर लगता है कि उपराज्यपाल ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। वो सभी पार्टियों को बुलाने वाले हैं। कभी कभी अल्पमत वाली पार्टी भी भारी समर्थन से सरकार बना लेती है। फिलहाल हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये कोशिश 4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और अगले हफ्ते तक इसका फैसला कोर्ट के सामने हो जाना चाहिए और उसके बाद इस आधार पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती और उसके बाद फिर चुनाव होने चाहिए। सवाल है, 2 हफ्ते की इस मोहलत में उपराज्यपाल नया कौन सा कदम उठाएंगे। चुनाव अभियान से लेकर सरकार बनाने तक बीजेपी कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन खास बात यह है कि मुद्दा कोई भी हो, लेकिन लड़ाई का मैदान सुप्रीम कोर्ट ही होता है। चाहे वो काला धन का मुद्दा हो या फिर दिल्ली में सरकार बनाने का मामला। नई दिल्ली से हीरा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ा स्पष्ट है अब ये मसला। मेरे साथ राजकिशोर तिवारी जी हैं दैनिक जागरण के, मेरे साथ आलोक शर्मा जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ आप सब जानते हैं संजय सिंह जी को जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, नंद किशोर गर्ग साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहेंगे। गर्ग साहब, आप ही से लेकिन शुरू करूंगा। एक ही पॉइंट बस आपसे पूछना चाहूंगा कि राज्यपाल को अब देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि आप संभावनाएं तलाशिए। संभावनाएं बहुत सीमित दायरे में हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों को कोई मौका अभी भी सरकार बनाने के लिहाज से मिलना चाहिए मौजूदा नंबर्स? बस इतना पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं इससे आपकी पार्टी या आपके पार्टी का स्टैंड या आपकी पार्टी की परिस्थितियों में कोई बड़ी ये बातें पहले स्पष्ट जाहिर हो चुकी हैं। इस विषय पे संविधान के अंतर्गत जो भी संभावनाएं वो आज भी हैं, कल भी थी, 12 दिसंबर को भी थी, 16 मई के रिजल्ट के बाद भी थी, वो आज भी। इसलिए इस सब चीज़ों के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व हमारा विचार करके संविधान के कोई उल्लंघन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो गुस्सा दिखाया था, मैं समझता हूँ कोई ज्यादती थी। एलजी साहब 6-7 दिन बाहर थे, आते ही उन्होंने वही बात आज है, और इस विषय पे इससे ज्यादा बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक, इस विषय पर इससे ज्यादा बोलना, राजकिशोर जी आपके साथ तो कोई अधिकार क्षेत्र की पाबंदी नहीं है ना? भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर है, मेरे समझ में आ सकता है, वो अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपके हिसाब से राजनीतिक तौर पर क्या वाकई संभावनाएं हैं अब एलजी के लिए? मुझे लगता है कि
एलजी का रुख सबसे ज्यादा जो निर्भर करता था वो सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करता था। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने जो वो कर रहे थे या जिसमें देरी कर रहे थे उसको एंडोर्स कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो राजनीतिक रूप से अगर मैं देखूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा एक, पहले जब आपने सरकार बनाने से मना कर दिया था, अब ऐसी क्या परिस्थितियां आप सरकार बनाने जा रहे हैं, ये जो एक नैतिक प्रश्न आम आदमी पार्टी खड़ा कर रही थी और जो उस समय जायज भी था, लेकिन अब बदली हुई बीजेपी परिस्थितियों कतई ये नहीं कह रही कि वो सरकार बनाने जा रही, तो अब एलजी जो है वो संभावनाओं को तलाशेंगे। बीजेपी ये नहीं कह रही कि वो सरकार बनाने जा रही है। रूप से, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ अनकहा होता है। हाँ, जो आप नहीं कह रहे होते एक्चुअली वही कर रहे होते हो। जो कहना होता है वो तो सिर्फ कहने हाँ, के वही लिए मेरी कहा पुरानी जाता है। लैंग्वेज, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। एग्जैक्टली। तो भारतीय जनता पार्टी तो इन दो चुनावों का इंतजार कर रही थी, महाराष्ट्र और हरियाणा का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये चुनाव विपरीत जाते हैं उनके, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए दिक्कत वाली बात थी। अब उनको लग रहा है कि एक तरीके से उनका जो केंद्र का जो शासन है उसको पब्लिक ने मुहर लगा दी है उस पर, तो इस पे अब वो और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्वतंत्र हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी लोग हैं, कांग्रेस से भी हैं। एक मामले में इस समय दोनों लोग एक है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर रहे। ये दोनों की सेहत के लिए ठीक है, और आम आदमी पार्टी ने ये इनकी गोद में बॉल दी है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत प्रयास किया है। हाँ। इस मामले में कहूंगा आम आदमी पार्टी ने इनके हाथ में गेंद दी है, इनके पाले में गेंद दे दी, तो अब वो उनके हाथ से निकल चुकी है। अब वो देखने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जब जनता फैसला दिखाएगी, मुझे लगता है कि सरकार अब लगभग बनना यहाँ तय है। जैसे महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार बन रही है, यहां पर भी बन सकती है, उसमें कोई खास बात नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है, क्यों अल्पमत की सरकार का भी विकल्प एक है दिया है जो उन्होंने। प्रशांत भूषण जी जब वहां पर विरोध कर रहे थे, अपने तर्क रख रहे थे, तो उसमें एक संभावना उन्होंने उसकी भी रख दी है। हाँ, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस पर किस हद तक आगे जाती है। वाकई वो इतना डेयर करती है क्या कि वो बनाएगी। लेकिन जो इससे पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात हो रही थी, वो इस पक्ष में थे कि चुनाव में अभी फिलहाल दिल्ली की जनता को नहीं झोंका जाना चाहिए, उन पर चुनाव का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अभी बोझ मतलब जनता पर है या पार्टी पर है, वो एक अलग बहस का विषय है। आंकड़े बहुत सीमित हैं। महाराष्ट्र की स्थिति और दिल्ली की स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती। आंकड़े बहुत सीमित है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क उठाती है, जो हिम्मत कर जाती है अल्पमत की सरकार बनाने का, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 100 पैतरे ऐसे होने चाहिए जिससे फिर वो सरकार को बचा ले। सरकारों को बचाने में आप और मैं दोनों, राजकिशोर, जानते हैं कि बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी आपको वो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म की दीर्घायु को नुकसान पहुंचा देते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी ये फैसला लेगी तो बहुत ठोक बजा के लेगी, क्योंकि अभी भी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। हाँ। इसी साल होने हैं, इस साल के आगे। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिस पर उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें सुव्यवस्थित हो चुकी हैं उनके पक्ष में, और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, क्या नरेंद्र मोदी चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि एक तरफ वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्टैंड लेने की बात करते हैं, एक अलग किस्म के विजन की वो बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह का उनको मैंडेट मिला है, उनके पास पूरा अधिकार है ये बातें करने का। क्या वो चाहेंगे कि कोई ऐसी यथास्थिति पैदा हो जाए जिससे कल को कोई भी, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, कोई भी उन पर आक्षेप लगाए कि आप भी वही काम कर रहे हैं जिसकी खिलाफत करने का आप दावा करते हैं? देखिए, सबसे दिलचस्प है कि हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही आम आदमी पार्टी की एक उपस्थिति थी। अगर वहां दिल्ली के बाद अगर दिल्ली में सरकार उस समय वो बना लेते तो आम आदमी पार्टी के पास एक ऑफेंसिव आक्रामक अभियान चलाने का मौका था। अब जहां चुनाव है झारखंड और जम्मू कश्मीर में, वहां आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिए कि नैतिक दृष्टि से सवाल उठ सकते हैं, लेकिन संवैधानिक व राजनीतिक दृष्टि से सवाल उठ सकते हैं क्या? अब इस समय वो पॉलिटिकली करेक्ट होना ज्यादा उचित समझेंगे, और मुझे लगता है कि वो उनके पास पूरी संभावना है। आज के सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद कुछ ज्यादा ही उनके पक्ष में जा चुकी हैं। कुछ ज्यादा ही उनके पक्ष में जा चुकी हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हो, मैं फिर संजय सिंह को पूरा समय देना चाहूंगा। आलोक शर्मा जी, आप लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस की सोच अब क्या है? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारे विधायक ना किसी से समर्थन लेंगे और ना समर्थन देंगे, ये हमारा
आधिकारिक बयान कई बार आ चुका है। जहां तक बात आज की सिचुएशन की है, अभिज्ञान जी देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने अभी भी जिस तरह का वक्तव्य दिया, उससे दो चीजें सामने आती हैं। एक चीज तो सामने क्लियरली ये आती है कि इनके तमाम बड़े लीडर्स और प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान आए हैं कि भाजपा के अंदर द्वंद्व है, सोच में भी द्वंद्व है, और क्या किया जाए दिल्ली के बारे में, तो पहला शब्द द्वंद्व में इस्तेमाल कर रहा हूं। इनकी तमाम जो प्रक्रियाएं रही हैं वो द्वंद्वपूर्ण रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि हम अभी उचित समय नहीं है दिल्ली में चुनाव का, दूसरी तरफ बाहर आकर मीडिया चैनल्स में कहा जाता है हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो दोनों चीजों में बहुत स्पष्ट द्वंद्व दिखाई देता है। कल एक मीडिया चैनल पर दो विधायक जो थे, उन्होंने बिल्कुल आमने सामने बैठकर कहा कि एक ने कहा हम चुनाव चाहते हैं, एक ने कहा हम चुनाव नहीं चाहते हैं। और इसी द्वंद्व की वजह से दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पहेली। दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने एक पहेली बना दी है। कभी बॉल को संवैधानिक मुखौटा पहनकर एलजी महोदय के पाले में फेंक दिया जाता है, कभी राष्ट्रपति महोदय के, कभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और टिप्पणियां आ जाती हैं। मैं समझता हूं दिल्ली में पहले पार्टी केजरीवाल ने सत्ता लोलुपता दिखाई, आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि सत्ता उसके हाथ से निकल जाए। उनके तमाम प्रवक्ताओं के बयान देखिए, प्रभात झा जी का शुरू में बयान आया कि सभी विकल्प खुले हुए हैं। परसों दैनिक जागरण के तीसरे पेज पर लिखा हुआ था, साफ साफ किशोर उपाध्याय जी का बयान कि हमारे नेता पहले हरियाणा में व्यस्त थे, अब महाराष्ट्र में व्यस्त हैं, उसके बाद हम दिल्ली पर फैसला लेंगे। एलजी महोदय का कहीं जिक्र तक नहीं है। मैं समझता हूं भाजपा का जो ये द्वंद्व है कि चुनाव में जाएं या ना जाएं, वो डर की वजह से वो चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। इसी वजह से आज दिल्ली की जनता चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार से कहीं ना कहीं महरूम है। ठीक है संजय सिंह, अब आप लोग लगातार कह रहे थे कि देखिए ये स्थिति जो है ये जोड़ तोड़ की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। अब ये देखिए, ये देश की सुप्रीम कोर्ट के मातहत सारी बात अब हो रही है। अब क्या आपको सियासी रास्ते नजर आते हैं? देखिए, बहुत साफ है कि जब कोई आदेश सर्वोच्च न्यायालय का है तो उसका सम्मान तो सभी पार्टियों को करना पड़ेगा, देश के लोगों को करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके ही प्रकाश में अब आगे के कदम उठाए जाने चाहिए। और जहां तक एलजी की बात अगर हम करें, संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है, तो एलजी को कम से कम नंबर के मामले में संतुष्ट होना जरूरी होगा, और वो उसके लिए कई तरीके अपना सकते हैं। किस पार्टी के पास बहुमत है ये देखना जरूरी है। अगर आप एक सरकार बनवाने के लिए जा रहे हैं, आप परेड तक करवा सकते हैं। कई राज्यों में राज्यपाल ने विधायकों की परेड तक करवाई है संख्या जानने के लिए। अब अगर हम दिल्ली की बात करें, बीजेपी के पास 29 है, कांग्रेस के पास 8 है, आम आदमी पार्टी के पास 27 है और 2-3 निर्दलीय विधायक हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये नंबर कैसे पूरा होगा। आज की तारीख में कांग्रेस अगर बीजेपी को सपोर्ट दे तब वो सरकार बना सकती है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे तब वो सरकार बना सकती है। कांग्रेस ने साफ तौर पे कह दिया हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, और बगैर कांग्रेस के समर्थन के दिल्ली के अंदर कोई भी सरकार संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो ऑपरेशन कमल करना पड़ेगा, अगर बनेगी तो सुखराम के जैसे लोगों का समर्थन लेकर जैसे सरकार बनाई गई उस तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। अगर बनेगी तो कल्याण सिंह के मंत्रालय में मुख्यमंत्री के तौर पे जब उनको शपथ दिलाई गई थी 100 मंत्री उनके साथ बनाए गए थे, ये इनका इतिहास है। उस प्रकार के प्रयोग इनको दिल्ली के अंदर करने पड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन बीजेपी और एलजी के बीच आज तक रहा है, दिसंबर में जब हर्षवर्धन जी ने लिख के दिया था कि हम 32 की संख्या पर भी कोई भी अनैतिक तरीका नहीं अपनाएंगे सरकार बनाने के लिए, जोड़ तोड़ का तरीका नहीं अपनाएंगे, क्या वो तरीका अब अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तैयार है जब उनके पास संख्या 32 से 29 हो गई है? ये बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि अब एक सवाल जो बार बार आ रहा है, जो अभी राजकिशोर जी कह रहे थे, अल्पमत की सरकार जैसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है अभिज्ञान जी। सही बात है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आपको हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिंगल अभिज्ञान जी, मैं अभिज्ञान जी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए, जैसा वाजपेयी जी को बुलाया गया था, जैसा नरसिम्हा राव की सरकार को बुलाया गया था और उन्होंने सरकार बनाई और चलाई थी, ये उदाहरण है।
लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। तो क्या मेजॉरिटी प्रूव करने का नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास है? नहीं है। उनके पास 5 विधायक कम है मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, अगर आज की स्थिति में आप देखें। और 11 नवंबर के पहले अगर पॉसिबिलिटीज तलाशनी है एलजी को, तो मुझे लगता है उनको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए तीनों पार्टियों से बातचीत करके, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुमत किसके पास है। असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी कौन प्रूव कर पाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट आप ऐसे नहीं चला सकते कि आप 29 विधायक लेके असेंबली में बैठे और सदन में जब बहुमत साबित करने का समय आए और आपके खिलाफ 35 पड़ जाए तो आप नहीं साबित कर पाएंगे बहुमत सदन के अंदर। तो ऐसी स्थिति को दिल्ली में नहीं डालना चाहिए। पहले एलजी को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि नंबर। ठीक है, पहले एलजी को संतुष्ट, मैं उस पॉइंट के बाद एक ब्रेक लूंगा। राजकिशोर तिवारी, एलजी को फिर संतुष्ट करने का तरीका क्या संभव हो सकता है? एमएलएस की आप परेड कराइए, आंकड़े बताइए, क्योंकि अंततः अगर भारतीय जनता पार्टी ये कॉल लेती भी है, जो कि उसने अभी तक नहीं ली है, तो वो भी कहेगी ठीक है हम सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी उसकी जगह होती, निश्चित रूप से सदन में वो तभी जाएगी जब उसको लगेगा कि उसके सारे नंबर का वो प्रबंधन कर चुकी है, मैनेज कर चुकी है। लेकिन ये भी सही है कि ये ठीक है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट का कतई कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सरकार माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है, दल के पास बहुमत है, इसका फैसला सिर्फ हाउस के फ्लोर पे होता है। फ्लोर पे होगा। तो ये मौका एक उनके पास दिया जा सकता है। तो अगर वो, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं और समझ भी सकता हूं कि कोई भी राष्ट्रीय दल या जिसके इतने ज्यादा स्टेक्स होंगे, वो बिना किसी तैयारी के, जब तक उसकी कोई मतलब पूरी मुकम्मल तैयारी नहीं हो चुकी, तब तक वो इस तरीके से अपना एसिड टेस्ट कराने नहीं जाएगी वहां पर। तो एक ये मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये राइट है कि वो बुला सकते हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके की चीजें घूमती हैं। और हमें वक्त हम यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। नंद किशोर जी का कहना है कि उनके लिए आज ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी संभावनाओं को टटोलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि अगर कोई सरकार बन भी जाती है, और ये सिर्फ अगर टाइप के जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना हाइपोथेटिकल प्रश्न है, तो क्या वो दिल्ली को वर्तमान परिस्थिति में स्थायित्व दे पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसको टटोलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।